नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस वर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के बारे में। अम्ल क्षार क्या होते हैं? अम्ल क्षार के बारे में जो पुराने टाइम पे जो सामान्य धारणा थी, जिसका अध्ययन आप 10वीं क्लास तक पढ़ के आए, थोड़ा पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। वो क्या थी? अम्ल क्षार की सामान्य धारणा। पुराने टाइम पे क्या था? अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ क्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, जैसे NaOH, इसमें अपन ने अम्ल मिलाया जैसे HCl, और ये बना देगा NaCl प्लस H2O। ठीक है। अगला जो पॉइंट था वो क्या था कि अम्ल जो होते हैं वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके H2 गैस निष्कासित करते हैं। क्या था कि जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके क्या निकालते हैं? H2 गैस। जैसे अपन उदाहरण की बात करें इसकी, तो जैसे ये जिंक है, इस पर अगर हमने जैसे HCl की रिएक्शन कराई तो ये बना देगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो ये H2 गैस निकाल रहा है, इसको बैलेंस करें अपन, ये बैलेंस हो गई। अगला और एग्जाम्पल भी दूसरा भी देख सकते हैं अपन, जैसे जिंक के साथ में अगर H2SO4 की रिएक्शन ये भी पढ़ी है आपने, तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। अगला जो पॉइंट था वो क्या था कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस निकालते हैं। अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस निष्कासित करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, चूने का पत्थर प्लस इसमें अपन ने HCl मिलाया, तो ये क्या बनाएंगे, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 गैस निकाल दी इन्होंने। तो देखो पुराने टाइम पे जो अवधारणाएं थी, जब सिद्धांत नहीं आए थे अम्ल के बारे में, जिनका अध्ययन आप 10वीं तक करते हो, तो उनमें देखें अपन अम्ल क्या थे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगला था अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला कह रहे हैं अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जबकि अम्ल जो होते हैं वो कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, CO2। ये समझ में आ गया आपके, अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्षार के बारे में। क्षार के बारे में बात करें तो क्षार का पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि जो क्षार होते हैं ना, क्षार वो क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे या तीखे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, ये नीला, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, ये नीला। तीसरा वही पॉइंट है कि अम्ल और क्षार क्रिया आपस में क्रिया करके लवण बना रहे हैं, तो यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं अपन इसको, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार की क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, लवण व जल। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण, वहां पे हमने पढ़ा कि जो अम्ल जो होते हैं वो कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस निकाल रहे थे, लेकिन यहां पे क्या होता है, उल्टा होता है उसके, कि जो क्षार होते हैं वो CO2 के साथ में क्रिया करके, यानी CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्षार जो होते हैं वो CO2 से क्रिया करके क्या बना देंगे, कार्बोनेट। ये रिवर्स रिएक्शन है एसिड्स की। तो देखो NaOH, ठीक है, प्लस CO2 को ये ग्रहण करते हैं, क्षार CO2 को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बना देते हैं। ये लो धातु कार्बोनेट बना दिया इसने, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और क्या निकल जाता है यहाँ पे, H2O। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे CO2 का क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब की जाती है क्षार के द्वारा, और धातु कार्बोनेट बनाती है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आपने इतना तो क्या है 10th स्टैंडर्ड तक होता है नॉर्मल। अब बात करें अपन 11th की, तो इसके बाद में जो आए थे अम्ल क्षार के बारे में समझाने के लिए, जो आया था वो आया था
कुछ सिद्धांत आए थे। उन सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था, अपन पढ़ रहे हैं एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट में जो सबसे पहला जो सिद्धांत आया था वो कौन सा था? आर्हेनियस का। आर्हेनियस आए और आर्हेनियस का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे अपन अब, आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत क्या था? आर्हेनियस ने क्या कहा था? पहली जो कंडीशन थी, इसने जल विलायक लिया था, जलीय विलायक। इसने क्या कहा था? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की बात करें अपन, अम्ल और ये लो क्षार। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर के क्या देते हैं? H+ आयन। और क्षार वो पदार्थ हैं जो जल में घुलकर के क्या देते हैं? OH- आयन। यानी अम्ल और क्षार की बात करें तो इनको जब अपन जल में घोलते हैं तो अम्ल जल में घुल करके क्या देंगे? H+ आयन। और क्षार जलीय विलयन में आयनित होकर के क्या दे देते हैं? OH- आयन। ये आर्हेनियस का सिद्धांत था। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो देखो, जैसे HCl है, इसको अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये अपने आयनों में टूट गया H+ और Cl-। इसने H+ दिए हैं तो इसको एसिड बोलेंगे अपन। ऐसे ही HNO3, इसको भी वाटर में घोला जैसे अपन ने, तो ये H+ और NO3- में टूट गया। H2SO4, H++ SO4-2, ये जल में घोलने के बाद H+ दे रहे हैं, इसलिए इन सबको अपन अम्ल बोलेंगे। ये एसिड कहलाएंगे सभी की सभी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर क्षार की बात करें अपन तो देखो NaOH, इसको जैसे ही हमने जल में घोला तो ये टूट गया Na+ OH-। ठीक है। ऐसे ही KOH, इसको भी जैसे ही जल में घोला तो ये बन गया K+ और OH-। तो इसने OH- आयन दिए इन्होंने, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे, बेस। तो आर्हेनियस का सिद्धांत क्या था, ये समझ में आ गया। दोबारा बोल देता हूं मैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में आयनित होकर के H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में आयनित होकर के क्या देते हैं? OH- आयन। ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए जल ही विलायक होना चाहिए, इसलिए इस सिद्धांत का दूसरा जो नाम है वो क्या है? जल आयन सिद्धांत। जल आयन सिद्धांत भी कहलाता है। अब आर्हेनियस के इसके बाद में देखें, कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी, जिनके बारे में ये आर्हेनियस नहीं बता पाया। कमियां क्या थी वो? तो आर्हेनियस की अपन लिमिटेशंस की बात करें, सीमाएं। सबसे पहली जो सीमाएं थी इसकी यही थी
कि जल ही विलायक होना चाहिए, अन्य किसी विलायक लेने पर इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी अपन बात करें कि जल के अलावा अन्य किसी विलायक में इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये पहली कमी थी, यानी जल में ही हम इस सिद्धांत को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी कमी क्या थी आर्हेनियस की? आर्हेनियस ने यह कहा था कि जल में जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल, और जो OH- आयन दे रहे हैं वो क्या है? क्षार। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें H+ आयन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी वो क्या है? अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। उनके बारे में आर्हेनियस कुछ भी नहीं बता पाया। जैसे अपन बात करें कुछ ऐसी प्रजाति जिनमें H+ आयन उपस्थित नहीं है, फिर भी वे अम्ल हैं। क्यों? फिर भी वो क्या है? अम्ल। इस सिद्धांत के इसके बारे में आर्हेनियस कुछ भी नहीं बता पाया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, इसमें ऐसे कौन कौन से होते हैं? जैसे CO2, SO2, SO3, BF3, BCl3, इन सभी में किसी में भी क्या नहीं है बताओ? H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये क्या है? अम्ल। तीसरा देखें अपन, कुछ ऐसी प्रजाति थी जिनमें OH आयन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वे क्या कहलाती थी? क्षार। क्यों? इसके बारे में भी आर्हेनियस कुछ नहीं बताता। कुछ ऐसी प्रजाति जिनमें OH- आयन उपस्थित नहीं है, फिर भी वे क्षार हैं। क्यों? इसके बारे में भी आर्हेनियस कुछ नहीं बताता। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अमोनिया NH3 1 डिग्री एमनीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, प्रिडीन, आदि। इन सभी में किसी में भी OH आयन प्रेजेंट नहीं है, देख लो, फिर भी ये क्या है? सभी की सभी क्षार। क्यों? इसके बारे में आर्हेनियस कुछ नहीं बताता, तो यह सिद्धांत फेल हो गया। इसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक आया था वो आया था कौन सा? ब्रास्टन-लॉरी। तो इसके बाद में अपन जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? ब्रास्टन-लॉरी। उससे पहले अपन एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत, आर्हेनियस सिद्धांत क्या था? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में आयनित होकर के क्या दे देते हैं? H+ आयन, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके क्या देते हैं? OH- आयन। इसके बाद में इसकी लिमिटेशंस देखें अपन।
लिमिटेशंस में पहला कह रहा था कि इसके लिए केवल जल ही विलायक होना चाहिए, जल के अलावा अन्य किसी विलायक लेने पर इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा जो पॉइंट था वो दूसरा क्या था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें H+ आयन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी वे क्या हैं, अम्ल। जैसे बात करें CO2, SO2, SO3, AlCl3, BF3 आदि। लेकिन और तीसरा जो लिमिटेशंस थी इसकी क्या थी, तीसरी जो सीमाएं थी वो तीसरी क्या थी कि इस सिद्धांत के अनुसार कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जिनमें OH- आयन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी वे क्या हैं, क्षार। क्यों, इसके बारे में भी आर्यनियस कुछ नहीं बता पाया। एग्जाम्पल की बात करें जैसे NH3, RNH2, R2NH, R3NH, प्रिडीन आदि में किसी में भी OH- आयन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये क्या कहलाते हैं बताओ, क्षार। तो आर्यनियस समझ में आ गया आपके अच्छी तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में जो सिद्धांत आएगा ब्रास्टन-लॉरी। ब्रास्टन-लॉरी की बात करें अपन ब्रास्टन-लॉरी सिद्धांत। ब्रास्टन-लॉरी सिद्धांत क्या था, इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर जो स्पीसीज है वो क्या कहलाती है, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है वो क्या कहलाती है, बेस। और महत्वपूर्ण बात उसमें कह रहे थे अपन कि जल ही विलायक होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या थी, ये छूट थी कि कोई सा भी अपन विलायक ले सकते हैं, एनी सॉल्वेंट में बी यूज्ड। अपन इसमें कोई सा भी विलायक यूज कर सकते हैं। क्या था ब्रास्टन-लॉरी, ब्रास्टन-लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता स्पीसीज जो होती है वो तो कहलाती है अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेती है वो क्या कहलाती है, क्षार। ठीक है ना, समझ में आ गई। और इसके लिए अपन क्या ले सकते हैं, कोई सा भी विलायक यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि अपन जल ही विलायक लें, हम कोई सा भी विलायक यूज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। अब देखो इसके लिए देखें अपन ब्रास्टन-लॉरी ने क्या कहा था कि एसिड और बेस, ये लो बेस, एक एसिड है और एक बेस। एसिड और बेस में हमेशा एक प्रोटॉन का अंतर होता है, एक प्रोटॉन ज्यादा होगा या एक OH- कम होगा, ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी जो आपको कंपटीशंस में भी काम आती है क्वेश्चन करने के लिए कि अम्ल और क्षार अपन कैसे पहचानेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अम्ल में हमेशा एक क्षार से एक प्रोटॉन ज्यादा होगा या एक OH क्या होगा, कम। तो एग्जाम्पल देखें अपन, ठीक है। तो देखो जैसे हमने लिया ये NH3
और वाटर, इन दोनों की क्रिया कराई तो ये बना NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस। ठीक है, अब अपन को इसमें क्या देखना है, अपन को ये देखना है कि इसमें से एसिड कौन है और बेस कौन है। ठीक है, तो हमने देखा, देखो ये NH3 N वाले से इसकी कंपैरिजन की हमने। इस NH3 की बात करें तो ये H कितने हैं इसमें, 3, इसमें कितने हैं 4, एक प्रोटॉन ज्यादा है इसमें, एक H प्लस ज्यादा है ना। तो इन दोनों की जैसे ही अपन कंपैरिजन करें तो एक प्रोटॉन इसमें ज्यादा, तो इसका मतलब ये तो कहलाएगा क्या बताओ, एसिड। ठीक है ना, इसको अपन फर्स्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी फर्स्ट कह सकते हो, किसी को भी सेकंड। तो इसका नाम एसिड फर्स्ट और ये कहलाएगा बेस फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि जो अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्या बनता है, क्षार बनता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा क्या होता है, दुर्बल होता है। तो ये अम्ल था, इसका ये संयुग्मी है, इससे बना है, तो वो क्या कहलाएगा, इसका क्षार। ऐसे ही अपन इस H2O और इसमें देखें कंपैरिजन करके OH माइनस में, तो इस दोनों में से बता दो प्रोटॉन किसमें ज्यादा है, H2O में, एक H ज्यादा है H प्लस। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पे देखा, इसको क्या बोलेंगे, H ज्यादा है तो एसिड, और अपन इसको नाम क्या दे दें, सेकेंड। और ये OH माइनस, और ये क्या कहलाएगा, इसका संयुग्मी क्षार, तो ये हो जाएगा बेस सेकेंड। समझ में आ गई का बात। और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, तो देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे बात करें NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसमें देखें अपन, देखो NH3, ये NH4 प्लस, इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है इससे, तो इसको क्या बोल देंगे अपन बताओ, एसिड। ठीक है ना, और इसको क्या बोल देंगे अपन, बेस, ये लो। ठीक है, अब इसमें देखो HCl और Cl माइनस, H प्लस किसमें ज्यादा है, इसमें, तो इसको क्या बोलोगे आप, एसिड, सेकंड कह दें अपन इसको। और ये क्या कहलाएगा, बेस सेकंड। तो इजीली अपन ने पहचान लिया रिएक्शंस में कि कौन एसिड है और कौन बेस। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होते हैं इसके। इसके बाद में जैसे अपन देखें कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे अपन को अम्ल दिए हुए हैं, हम कुछ अम्ल दिए हुए हैं, इन अम्ल से अपन क्या पहचानना चाह रहे हैं, संयुग्मी क्षार। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे अपन का आंसर। तो जैसे माना हमारे लिए जैसे ये दिया HCl, इसका हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि इस HCl का संयुग्मी क्षार बताइए, तो अपन ने क्या पढ़ा है, एसिड और बेस में, एसिड में हमेशा एक प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा, तो अम्ल में एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, अम्ल में एक ही प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो क्षार में एक प्रोटॉन क्या होता है, कम, यानी एक प्रोटॉन निकाल दिया हमने, ये क्या बन गया, Cl माइनस, ये इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। समझ में आ गई का बात। और देखो जैसे HNO3, इसका संयुग्मी क्षार बनाए तो क्या बन जाएगा, H प्लस निकाल दो, NO3 माइनस, एक H प्लस निकालना है क्योंकि अम्ल में एक H प्लस ज्यादा होता है, या अपन ऐसे कह दें कि क्षार में एक H प्लस कम होता है। ठीक है ना। अगर जैसे H2SO4 है हमारे पास में, अगर इसका हम संयुग्मी क्या बनाए बताओ, क्षार, तो एक प्रोटॉन निकालना है आपको केवल, तो एक प्रोटॉन जैसे ही निकाला तो ये बन गया HSO4 माइनस। ठीक है ना, एक ही H प्लस निकाला है। अब हमसे ये पूछ लिया कि बताओ HSO4 माइनस
का संयुग्मी क्षार बनाइए। तो संयुग्मी क्षार एक H+ और निकाल दो, तो ये क्या बन गया SO4-2। समझ में आ गई का बात? ठीक है। जैसे ही अब H2O की बात करें अपन, इसमें से एक H+ निकाला, इसका संयुग्मी क्षार बन जाएगा, और वो संयुग्मी क्षार क्या है OH-। ठीक है। अब इसमें से देखो OH- का हमसे पूछ लिया जाए कि संयुग्मी क्षार बनाइए, तो अपन क्या बना देते, एक H+ और निकाल के क्या बन गया O-2। समझ में आ गई का बात? ठीक है ना। अब हमारे पास में जैसे ये दिया हुआ है कि Ca+2, इसका संयुग्मी क्षार बनाइए। क्या बनाना है हमको? इसका संयुग्मी क्षार। अब इसमें H+ तो है नहीं, तो हम इसका संयुग्मी क्षार बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे OH-। तो इसका संयुग्मी क्षार ये होगा OH, Ca पे प्लस हो गया, एक OH- जैसे ही जोड़ा तो ये हो गया Ca+OH। ठीक है ना। अगर हमने इसका Ca+OH का अगर संयुग्मी क्षार बनाना चाहें तो एक OH और जोड़ दो, CaOH का क्या हो जाएगा ये होल्टवाइज। समझ में आ गई का बात? ठीक है। अगला जैसे ही Al है, Al+3, इसमें भी H+ नहीं है। अब और हमसे पूछ लिया कि इसका क्या बनाओ संयुग्मी क्षार, तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या जोड़ देंगे इसमें, एक OH-, एक OH- जोड़ते ही ये चार्ज हो गया +2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम OH। समझ में आ गई का बात? ठीक है। अब अपन बात करेंगे ब्रास्टन-लॉरी सिद्धांत की लिमिटेशंस। क्या कमियां रह गई थी इसकी। देखो, लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी जो कमी थी ब्रास्टन-लॉरी की, पहली कमी यही थी कि द्रव विलायक होना चाहिए। द्रव के अलावा अपन अन्य किसी भी सॉल्वेंट में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, अन्य किसी माध्यम में अपन इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, द्रव ही विलायक होना चाहिए। पहली लिमिटेशन। क्या होना चाहिए? द्रव विलायक होना चाहिए। और दूसरी वही कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट नहीं है, प्रोटॉन। जिनमें क्या नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, फिर भी वे क्या हैं, एसिड। क्यों? इसके बारे में भी ब्रास्टन-लॉरी कुछ नहीं बता पाया। जैसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिनमें H+ यानी प्रोटॉन की बात करें, जिनमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, फिर भी वे अम्ल हैं। क्यों? इस सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। एग्जाम्पल की बात करें, वही एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे CO2, SO2, SO3, BF3, AlCl3 आदि। इन सभी में किसी में भी क्या प्रेजेंट नहीं है, बता दो, प्रोटॉन नहीं है ना, और फिर भी ये क्या कहलाते हैं, अम्ल। इसकी व्याख्या ब्रास्टन-लॉरी नहीं कर पाया। अब इसको दोबारा देख लें अपन, जो पढ़ा है ब्रास्टन-लॉरी, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ब्रास्टन-लॉरी ने क्या कहा था कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी विलायक में प्रोटॉन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, बताओ, अम्ल। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। हमने इसके लिए कंडीशन बताई दी थी कि द्रव विलायक होना चाहिए,
यानी अपन किसी भी द्रव विलायक में इसको यूज कर सकते हैं। अम्ल और क्षार में हमेशा कितने का अंतर होता है? एक प्रोटॉन का अंतर होता है। अम्ल में हमेशा एक प्रोटॉन क्या रहेगा? ज्यादा, और क्षार में एक प्रोटॉन क्या रहेगा? कम। ठीक है ना। हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे अम्ल और क्षार के पहचानने में। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? लिमिटेशंस पढ़ी थी। लिमिटेशंस में पहली क्या थी कि द्रव ही विलायक होना चाहिए, अन्य किसी माध्यम में अपन इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा कह रहे थे अपन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कुछ जिनमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, फिर भी वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, जैसे CO2, SO2, SO3, BF3, AlCl3 आदि। ठीक है ना, समझ में आएगा? क्लियर है? ठीक है।